हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेफ्लॉन क्लासेस। आई एम मोहम्मद सैफ। तो बच्चों, आज हम फिजिक्स में पहला चैप्टर जो है आपका फिजिकल वर्ल्ड, उसको ना स्टार्ट करते हुए उसके जो सेकंड वाला चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि फिजिकल वर्ल्ड जो है उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, तो अगर आप लोग कहोगे कि फिजिकल वर्ल्ड को डिस्कस कर दो तो उसको हम डिस्कस कर देंगे। फिलहाल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में, है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इस जर्नी को अपने यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले बेटा इस चीज में हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ओके, वैसे देखो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी, केवल हम क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं। ओके, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हमको नहीं पढ़नी, हमें क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी हमें नहीं पढ़नी है। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, वो क्वांटिटी होती है जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जैसे जिनको आप मेजर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लेंथ है, लेंथ को मेजर कर सकते हो, टाइम को मेजर कर सकते हो, स्पीड को मेजर कर सकते हो, फोर्स को मेजर कर सकते हो। तो जितनी भी क्वांटिटी आप फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, सारी की सारी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। आप सारी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो। ओके, तो यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम ताकि आप अच्छे से नोट्स भी बनाते चले बेटा। फिजिकल क्वांटिटीज है ना, दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर एंड by means of which law of physics can be described तो बेटा जितनी भी क्वांटिटी है हमारे अंदर फिजिक्स के अंदर, वो सब की सब कैसी हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास लेंथ है बेटा, लेंथ को आप मेजर कर सकते हो। दूसरा आपके पास वेलोसिटी है, स्पीड है, इनको आप मेजर कर सकते हो। फोर्स है बेटा, इसको आप मेजर कर सकते हो। तो ये जो क्वांटिटी है बेटा, ये सब कैसी क्वांटिटी हैं, ये सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसमें एक लाइन और लिखी है, एंड बाई मीन्स ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब। तो इन क्वांटिटी का यूज़ करते हुए आप कोई भी लॉ है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूटन्स लॉ है, तो न्यूटन्स लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू m इंटू ए है। ओके, तो यहाँ पर m या f और a ये तीनों कैसी क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ पर आप फोर्स को भी मेजर कर सकते हो, यहाँ पर मास को भी मेजर कर सकते हो, और एक्सलेशन को भी आप मेजर कर सकते हो। ओके, तो ये है फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम इनको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ का, ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी देखो, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। दूसरी होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज, और तीसरी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके, तो यहाँ पर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 क्वांटिटी हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स होती हैं, जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है इस तरीके से चूज़ की जाती हैं ताकि वो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड ना करें। ओके, तो जितनी भी अदर क्वांटिटीज़ हैं अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, वो सारी की सारी क्वांटिटी जो है वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव की गई हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि ये जो क्वांटिटी है बेटा आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर लेते हैं बेटा इनको दोबारा से। देखो क्या है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन कौन सी होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, these quantities
these quantities are independent from others, ये दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करती हैं, एंड ऑल अदर क्वांटिटीज़ are derived from fundamental quantities. ओके ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें क्या है। एग्जाम्पल जैसे आपके पास ये 7 है, तो सारी की सारी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे पहला क्या है आपके पास, मास है, ओके मास है। दूसरा क्या है बेटा आपके पास, दूसरा आपके पास लेंथ है। तीसरा क्या है बेटा आपके पास, फिर आपके पास टाइम है बेटा। फिर चौथा क्या है बेटा आपके पास, टेम्परेचर है। फिफ्थ क्या है बेटा आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। और सिक्स क्या है बेटा आपके पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर बात कर लेते हैं सेवेंथ जो है लास्ट है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, अब ये 7 जो है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये आपकी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, और ये इस तरीके से चूज़ की जाती हैं ताकि ये दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे। जैसे आपके पास मास है, तो मास का कोई रिलेशन नहीं है बाकी अदर क्वांटिटीज़ से। ओके, जैसे लेंथ है, लेंथ का कोई भी रिलेशन नहीं है अदर क्वांटिटीज़ से। तो ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स होती हैं वो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। तो मैं यहाँ पर यूनिट की भी लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास इसकी जो यूनिट है मास की, ये केजी होती है, एसआई यूनिट इसकी। उसके बाद यहाँ पर लेंथ की जो है आपके पास मीटर होती है, इसको डिनोट कर देते हैं एम से। और टाइम की बेटा सेकेंड होती है, इसको स्मॉल एस से डिनोट कर देते हैं। और टेम्परेचर की बेटा केल्विन होती है, और इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। फिर इसी तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी एम्पियर होती है, और इसकी जो डिनोट करते हैं बेटा इसको। और नेक्स्ट है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो बेटा इसकी यूनिट जो होती है वो मोल होती है। फिर आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इसकी यूनिट जो है बेटा वो कैंडेला होती है। ओके, इसको CD से डिनोट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बच्चों बता दूँ कि यहाँ पर अगर कोई यूनिट जो है किसी भी साइंटिस्ट के नाम से दी जाती है, कोई यूनिट अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से अगर दी जा रही है, तो उस यूनिट को अगर हम पूरी यूनिट लिख रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, पूरा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर हम उसको किसी लेटर से डिनोट कर रहे हैं तो कैपिटल से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, जैसे यहाँ पर मैंने एम्पियर लिखा हुआ है, तो एम्पियर जो है यहाँ पर वो किसी एम्पियर एक साइंटिस्ट है उनके नाम पर रखी हुई है। तो देखो यूनिट लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, ए से स्टार्ट किया हमने, स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है। लेकिन अगर आप इसको किसी लेटर से डिनोट कर रहे हैं, जैसे ए से डिनोट कर रहे हैं, तो इसको आप कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी फोर्स की यूनिट आपको पता है कि फोर्स की यूनिट बेटा न्यूटन होती है, तो न्यूटन को आप कैसे लिखोगे, स्मॉल लेटर से लिखोगे। लेकिन जब आप इसको डिनोट करोगे तो कैपिटल लेटर से करोगे, है ना। अगर कहीं पर स्मॉल लेटर से न्यूटन स्टार्ट किया गया है तो वो साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो एक यूनिट है। हमेशा नाम स्टार्ट करेंगे किसी का भी तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर यूनिट लिखते हैं तो वो स्मॉल लेटर से लिखते हैं अगर वो किसी साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो यहाँ पर ये आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर जैसे इनका यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम बात कर देते हैं जो आपकी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। ओके, अच्छा, इससे पहले इससे हमने क्लासिफिकेशन किया था तो ड्राइव्ड यूनिट लिखा था, ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज लिखा था। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। 2 नंबर पे है बेटा वो ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ओके,
तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ मतलब जो क्वांटिटीज़ जो हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से जो हैं निकाली गई हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ड्राइव की गई हैं, उनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, दीज क्वांटिटीज़ आर ड्राइव्ड, दीज क्वांटिटीज़ आर ड्राइव्ड from the fundamental quantities, from the fundamental quantities ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सपोज करो मोमेंटम है, मोमेंटम, तो मोमेंटम इसको डिनोट करते हैं P से, और ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। ओके, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखो मास जो है वो आपके पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, आपके पास वेलोसिटी होगा, वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ पर जो मास है और जो डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ ही ना, तो वो भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये टाइम है। तो यहाँ पर ये जो आपकी क्वांटिटी हो गई मोमेंटम, ये क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ऐसे देखो यहाँ पर मास को अगर आप लिखने कैपिटल लेटर से ऐसे m, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो मैंने उसको l और नीचे टाइम को t लिख दिया। ओके, तो इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ m/l/t-1। ओके, तो ये जो है आप आगे पढ़ेंगे, ये डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, ये डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम कहलाती है, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम कहलाएगा ये। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर मास की देखो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ मास कितनी है बेटा, यहाँ पर 1 है डायमेंशन ऑफ मास। लेंथ की देखो डायमेंशन कितनी है बेटा, डायमेंशन ऑफ लेंथ ये भी कितनी है बेटा, यहाँ पर 1 है। मतलब ये जो डायमेंशन है, डायमेंशंस क्या है, ये पावर्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी जिस पावर से रेज की गई है टू रिप्रेजेंट अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशंस आर द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, टू विच अ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज रेज टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर कोई जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर आपके पास मोमेंटम है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने मास की पावर 1 ली है, लेंथ की पावर 1 ली है, और जो टाइम की पावर है यानी कि डायमेंशन ऑफ टाइम हो जाएगी वो डेट इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ टाइम यहाँ पर वो -1 है बेटा। तो ये क्या है बेटा, दीज आर द डायमेंशंस। ठीक है, तो या इसको इस तरीके से लिखते हैं, कैपिटल दो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कैपिटल लेटर से MLT-1। ठीक है, तो ये कहलाएगा डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन ऑफ, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ मास कितनी है 1 है, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ लेंथ कितनी है 1 है, डायमेंशन ऑफ यहाँ पर टेम्परेचर टाइम कितनी है वो -1 है। ओके, तो डायमेंशंस आर द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, टू विच अ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो इस मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर मास की पावर 1 ही यूज़ की गई है ना, लेंथ भी 1 है, लेकिन टाइम को -1 पावर की गई। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम। ओके, ठीक है, फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं डायमेंशन, जैसे कुछ और डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर सपोज करो हमारे पास एरिया है बेटा, एरिया है बेटा, तो एरिया जो है बेटा, एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, सपोज करो हमें किसी स्क्वायर के या कोई रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा क्या होता है, देखो रेक्टेंगल इस तरीके से बना होता है आपका, ये हो गई इसकी लेंथ और ये हो गई इसकी ब्रेथ। ओके, तो आप एरिया को क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर एरिया को लिखोगे आप L इंटू बी। तो यहाँ पर देखो ये जो आपके पास लेंथ है और ब्रेथ दोनों ही क्या है बेटा, ये दोनों ही हैं, तो आपके पास क्या लेंथ ही तो है, तो यहाँ पर आप एरिया की जो डायमेंशन लिखोगे दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L इंटू एल, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास L²। यानी कि मतलब यहाँ पर जो है आप एरिया की जो डायमेंशन की बात करोगे वो 2 हैं, यहाँ पर लेंथ को जो है, यानी कि लेंथ का एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिस है ना, उसको 2 की पावर से रेज किया गया है टू रिप्रेजेंट एरिया।
इसके बाद देखो जैसे अगर मान लीजिए हम एरिया ऑफ सर्किल की बात कर लें, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्किल की बात कर लें, तो एरिया ऑफ सर्किल जो है आपके पास कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखो डायमेंशन फॉर्मूला आप ए का लिखोगे तो यहाँ पर पाई एक क्या है, एक नंबर है, एक कांस्टेंट है बेटा, यहाँ पर एक नंबर है। तो जो नंबर होते हैं, जो न्यूमेरिकल कोई वैल्यू होती है या कोई नंबर होता है, उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है बेटा 1 होता है। और आर क्या है, मतलब रेडियस है, इसको 2 से उठाया गया है, ठीक है, 2 से रेज किया गया है। तो यहाँ पर इसका तो डायमेंशन जो है आपके पास जो पाई है बेटा, ये एक नंबर ही तो है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो है इसकी जो डायमेंशन है बेटा वो क्या है, 1 है। किसी भी कांस्टेंट, कोई भी जितने भी नंबर्स होते हैं यहाँ पर, जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे वो इंटीजर हो, जितने भी नंबर्स हैं उन सबकी जो डायमेंशन होती है वो 1 के बराबर होती है। तो ये चीज़ बेटा यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर एरिया की जो डायमेंशन बेटा यहाँ से भी निकल के कितनी आएगी, L स्क्वायर, ओके, और ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ बेटा नोट कर लेंगे कि ऑल नंबर्स हैज़ डायमेंशन इक्वल टू 1, ओके, 1 के बराबर इनकी डायमेंशन होती है, ये चीज़ भी याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर जैसे लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये सारी की सारी क्या है, चाहे आप लेंथ की बात करो चाहे ब्रेथ की बात करो, जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा था, यहाँ पर चाहे पहले एक देखो वॉल्यूम देख लेते हैं, उसके बारे में जो मैं बोलने वाला हूँ वो बताता हूँ। देखो वॉल्यूम, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई क्यूब है बेटा, वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, कोई क्यूब है हमारे पास, वॉल्यूम जैसे सपोज करो हम कोई क्यूब ले लें, ये हमने क्यूब ले लिया बेटा। तो यहाँ पर देखो जैसे सपोज करो इसकी जो लेंथ है बेटा वो L है, और इसकी जो ब्रेथ है वो B है, और इसकी जो हाइट है वो क्या है, H है। हाइट जो है बेटा इसकी H है। तो आप इसका वॉल्यूम निकालिएगा तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर V की डायमेंशन लिखोगे आप, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम है ना, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या लिखोगे आप, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की बेटा डायमेंशन क्या आ जाएंगी, वॉल्यूम की जो डायमेंशन आ जाएंगी दैट इज इक्वल टू, देखो लेंथ क्या है, ये भी लेंथ तो लेंथ है ही, ब्रेथ ये भी क्या है बेटा लेंथ है, हाइट क्या है ये भी एक लेंथ है। तो यहाँ से आपके पास ये कितना आ जाएगा बेटा, L का क्यूब, ये डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे डिस्टेंस है या लेंथ है या ब्रेथ है या हाइट है, ये सब क्या है आपकी, सब क्या है, ये सब लेंथ को ही तो रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसीलिए यहाँ पर डायमेंशंस जो होती हैं उनको बोलते हैं कि इट डिनोट द फिजिकल नेचर, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी के फिजिकल नेचर को रिप्रेजेंट करती हैं। डायमेंशंस आर डिनोट फिजिकल नेचर ऑफ अ क्वांटिटी, मतलब कोई क्वांटिटी, चाहे जैसे आपके पास लेंथ ले लीजिए, चाहे आप ब्रेथ ले लीजिए, चाहे आप हाइट ले लीजिए, चाहे आप डिस्टेंस ले लीजिए, आप डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, हर एक की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि लेंथ है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ बेटा नोट कर लेंगे, डायमेंशंस डिनोट फिजिकल नेचर ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है। तो ये फिजिकल नेचर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ब्रेथ है, हाइट है, तो ये बेटा सब क्या है बेटा, ये सब आपकी लेंथ है ना, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ब्रेथ, हाइट, ऑल आर द लेंथ। तो ये सब लेंथ ही तो है, यानी कि
ये जो डिस्टेंस है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो लेंथ है। इनका जो फिजिकल नेचर है वो लेंथ है, यानी कि सबकी जो डायमेंशन होगी वो लेंथ की डायमेंशन यानी कि कैपिटल एल से ही आप डिनोट करेंगे। ओके, फिर यहाँ पर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम। जैसे अगर हमें किसी स्फीयर का वॉल्यूम लेना है बेटा, तो स्फीयर का वॉल्यूम देख लीजिए, क्या करेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम ले लीजिए आप। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर कितना होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, यहाँ पर हम एक स्फीयर ले लेते हैं, जैसे ये है बेटा हमारे पास, ये क्या है बेटा, स्फीयर है। ओके, तो यहाँ पर जो है ये इसकी रेडियस हो गई, इसका सेंटर से यहाँ तक की ये इसकी रेडियस हो गई। ओके, तो सपोज करो इसकी रेडियस r है, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा बेटा कितना आ जाएगा, 4/3 पाई r का क्यूब। तो यहाँ पर देखो ये 4/3 या पाई है, ये क्या है, एक नंबर ही तो है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी बेटा, इसकी जो डायमेंशन होगी वो 1 आ जाएगी। और यहाँ पर रेडियस क्या है बेटा, ये लेंथ ही तो है। अब देखो रेडियस है तब भी वो एक लेंथ है, इसकी रेडियस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो क्या है, वो लेंथ है, यानी कि फिजिकल नेचर रेडियस का क्या है, वो लेंथ है। तो यहाँ पर ये इसकी डायमेंशन l का क्यूब हो जाएगी। तो यहाँ से भी आप देखो वॉल्यूम आप निकालोगे तो ये कितना आएगा, ये आपका वॉल्यूम की जो डायमेंशन आएगी बेटा निकल के, डायमेंशन ऑफ स्फीयर या वॉल्यूम, दैट इज डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कोई भी वॉल्यूम हो, ठीक है, जब वो चाहे आप निकाला था, अभी आपने देखा था, चाहे आप वॉल्यूम आप किसी क्यूबॉइड का निकाल रहे थे आप, है ना, तो उसका भी, या फिर आप यहाँ पर देख लीजिएगा वॉल्यूम चाहे आप अब स्फीयर का निकालिए, इसकी जो डायमेंशंस आएंगी वो l का क्यूब ही आएंगी। ओके, ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं डायमेंशन फॉर्मूला आप लिखाता हूँ, डायमेंशन ऑफ स्पीड। तो स्पीड देखो बेटा क्या होती है, स्पीड या वेलोसिटी, और वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यानी कि जो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो डिस्टेंस कैपिटल लेंथ है और नीचे क्या है, टाइम है यानी कि टी। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो LT-1 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। अब वेलोसिटी में देखो क्या होगा, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखोगे तो उसका भी डायमेंशन फार्मूला जो हो जाएगा वो LT-1 हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्पीड, एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है आपके पास चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। ओके, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो है आपके पास देखो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ही तो है वो आपके पास, तो वेलोसिटी की डायमेंशन आपने क्या लिखा है LT-1 और नीचे क्या है बेटा टाइम है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला LT-2 हो जाएगा। देखो यहाँ से ये पावर यहाँ पर 1 है तो ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की एक पावर है तो 2 हो जाएंगी मिलके। ओके, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन के बाद हम फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स, अच्छा फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है बेटा, फोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये इससे बहुत सारे कई जितने भी आगे की क्वांटिटी आप देखोगे तो अगर आपको फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है तो बाकी जितने भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी हैं आपकी लगभग 70% क्वांटिटी की डायमेंशन आप इस वहाँ पर काम आती है फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो जो आपके पास फोर्स है, फोर्स का आप न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा है आपने, न्यूटन सेकेंड लॉ आपने 9th में पढ़ा होगा। दैट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू होता है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अब डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है फोर्स का, तो मास का क्या होगा बेटा M कैपिटल और एक्सेलरेशन बेटा LT-2 अभी हमने निकाला है, देखो इस तरीके से लिखेंगे। ओके,
यहाँ पर फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ml_t-2 हो जाएगा निकल के। ओके, अब जैसे हम इसके बाद बात करते हैं वर्क की। वर्क तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है, बेटा इसको याद रखना है कि जो आपके पास फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2 होता है। अब जैसे देखो हमें वर्क का निकालना है बेटा, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो वर्क इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W इज इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन हमने निकाल चुके हैं। अब डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2। डायरेक्टली हमने देखो पुट कर दिया उठा के F का, और D की डायमेंशन मतलब लेंथ है, तो ये हो जाएगा। तो क्या आ गया बेटा, यहाँ पर वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला ml²t-2। ओके, ऐसे निकाल दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो मैं निकाल रहा हूँ एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। जैसे कोई भी एनर्जी का आप फॉर्मूला निकालिएगा। ओके, चलो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। जैसे कई टाइप जितनी भी एनर्जी है, सपोज करो हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं पहले। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसको U से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू होता है बेटा mgh, है ना। यहाँ पर m क्या है, मास है, g क्या है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन कोई भी हो, जितनी भी एक्सेलरेशन, चाहे आप वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ले लीजिए, चाहे आप लीनियर एक्सेलरेशन ले लीजिए, तो दोनों का ही डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो उसको मेंशन कर देते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला की बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, मास का देखो m और ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन LT-2, और हाइट का बेटा क्या है आपके पास, लेंथ ही तो है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा ml²t-2। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर वर्क की भी एक तरीके से, वर्क जो है आप वर्क और एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो ना, तो यहाँ पर देखो वर्क की भी डायमेंशन यही है। फिर यहाँ पर देखो दूसरे काइंड ऑफ एनर्जी देख लेते हैं, सपोज करो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का बेटा फॉर्मूला देखो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू होता है बेटा हाफ mv², हाफ mv²। तो यहाँ पर देखो आपके पास ये देखो, ये तो क्या है आपके पास एक नंबर है, नंबर हमने बताया था इसका डायमेंशन फॉर्मूला 1 होता है, तो उसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ठीक है, और मास का m और वेलोसिटी क्या होता है बेटा LT-1। अच्छा, इसका स्क्वायर दे रखा है। ओके, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला कितना बन जाएगा, ml² हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो आपके पास ये जो आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी देखी, आपने काइनेटिक एनर्जी देखी, दोनों का फॉर्मूला सेम आ रहा है। तो कोई सी भी एनर्जी हो, चाहे आप कितनी, कोई सी भी एनर्जी की आप बात करो, चाहे आप हीट एनर्जी की बात करो, चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करो, सबका जो डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा। तो ऑल काइंड ऑफ एनर्जी हैव द सेम डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, तो ये चीज़ बेटा आप लिख लेंगे, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए बेटा। ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, ऑल काइंड ऑफ एनर्जी हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। सिमिलरली जैसे
आपके पास कोई फोर्स है, चाहे आप वो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करिए, चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करिए, चाहे आप मैग्नेटिक फोर्स की बात करिए, ये जितने भी फोर्सेस हैं सारे के सारे फोर्स हैं वो उनकी जो डायमेंशन होंगी वो सेम होगी। चाहे तो आप पोटेंशियल एनर्जी की निकालिए, चाहे आप यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की निकालिए, चाहे आप वर्क की निकालिए, इनकी जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम आएंगे निकल के। ओके, तो यहाँ पर जो है टॉर्क की बात कर लेते हैं। टॉर्क देखो, टॉर्क बेटा क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे देखो होता है क्या है यहाँ पर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपने देखा वर्क होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जो काम फोर्स ट्रांसलेशन मोशन में करता है वही काम टॉर्क जो है वो रोटेशनल मोशन में करता है। किसी भी बॉडी को जब आपको रोटेट कराना है, ठीक है, तो वहाँ पर उस केस में जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इसको हिंज कर रखा है, ओके, तो ऐसे अगर मैंने यहाँ पर इस पर फोर्स लगाया तो इस फोर्स और ये जो आपके पास जहाँ से जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है टॉर्क, है ना। ये टॉर्क आप डिटेल में आगे चल के हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में। फिलहाल हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे, डायमेंशन ऑफ टॉर्क, दैट इज इक्वल टू हो जाएगी, देखो फोर्स की डायमेंशन ml/t-2 और ये डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ ही तो है, तो ये कितना हो गया बेटा डायमेंशन फॉर्मूला ml²t-2। ओके, ये आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेटा एनर्जी की, क्या कोई भी टाइप की एनर्जी है उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, और यहाँ पर आपने देखा कि वर्क का भी फॉर्मूला वही आ रहा है निकल के जो कि टॉर्क का निकल के आ रहा है। तो अब इससे एक पॉइंट और निकल के आता है कि कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला से आप ये नहीं बता सकते ये जो है किस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है, क्योंकि टॉर्क का भी वही आ रहा है, वर्क का भी वही आ रहा है, एनर्जी का भी वही आ रहा है। अब एनर्जी में भी वो कौन सी एनर्जी है, तो आप डायमेंशन फॉर्मूला देखकर आप ये नहीं कह सकते ये उस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है। तो एक चीज़ और यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आता है कि जो डायमेंशंस हैं, है ना, ये यूनिक नहीं होती हैं, डायमेंशंस आर नॉट यूनिक। तो डायमेंशंस आर, ये भी लिख लेंगे बेटा यहाँ पर, डायमेंशंस आर नॉट यूनिक, है ना, मीन्स डिफरेंट क्वांटिटीज, मीन्स different physical quantities have same dimension, may have same dimension formula, may have same dimension formula। तो अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल बेटा आपको क्लियर हो ही गया होगा कि सेम डायमेंशन फॉर्मूला मतलब डिफरेंट क्वांटिटी जो है वो सेम डायमेंशन फॉर्मूला रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे मैंने आपको बता ही दिया, टॉर्क कॉमा वर्क कॉमा एनर्जी हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसके बाद जो फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो डायमेंशन फॉर्मूला है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, थैंक यू।